हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली लोधी और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल कलम से क्रांति पर। दोस्तों, हम आपके लिए ग्रुप डी के एग्जाम के लिए साइंस महासंग्राम की क्लासेस को लेकर आए हैं फ्रेंड्स, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 25 में से पूरे 25 प्रश्नों का। फ्रेंड्स, इस परीक्षा की दृष्टि से मैंने प्रीवियस ईयर के सभी एग्जाम का आकलन करके आपके लिए चुनिंदा प्रश्नों का फ्रेंड्स सिलेक्शन किया है। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम पार्ट 1 को देखेंगे, जिसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है। फ्रेंड्स, सभी प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो फ्रेंड्स, आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और याद करते चलेंगे। और फ्रेंड्स, साथ ही जिन प्रश्नों के आंसर जवाब आपको पहले से पता है, तो आप वीडियो को उसी समय पॉज करेंगे, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करेंगे, अपने आंसर को कमेंट करेंगे। और फ्रेंड्स, लास्ट में अपने वीडियो के अंत में अपना स्कोर भी शेयर करेंगे कि आपको पहले से कितने क्वेश्चन के आंसर सही पता थे। फ्रेंड्स, चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। तो फ्रेंड्स, विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन और ऑर्गन दोनों गैसें भरी होती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर उपर्युक्त दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो नाइट्रोजन होती है इसका प्रतिशत 7 होता है और ऑर्गन गैस का प्रतिशत 93 होता है। इस प्रकार ये 100 यानी 100% की मात्रा में यहाँ पर भरी होती है। फ्रेंड्स, जो नाइट्रोजन गैस होती है इसको हम N के सिंबल से प्रदर्शित करते हैं और आर्गन गैस को हम AR के सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। फ्रेंड्स, नाइट्रोजन जो गैस होती है इसका जो परमाणु क्रमांक होता है ये 7 होता है और आर्गन गैस का परमाणु क्रमांक आप याद रखिएगा ये 18 होता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो हमारी जो तैयारी है वो एडवांस लेवल की होनी चाहिए। फ्रेंड्स, जो विद्युत बल्ब की बात हुई है यहाँ पर, तो आप याद रखिएगा विद्युत बल्ब की जो खोज है ये किसने की थी, तो ये की थी थॉमस एडिसन ने की थी। किसने? थॉमस एडिसन ने की थी, याद रखिएगा आप। फ्रेंड्स, अब विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जिसे हम तंतु कहते हैं ये किसका बना होता है, तो याद रखिएगा आप, ये बना होता है टंगस्टन का। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन H को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जो विटामिन H होता है इसे विटामिन B7 के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स, विटामिन जो B7 होता है इसी का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। तो हमारा फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग A और B दोनों सही हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो C है उपर्युक्त दोनों, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा विटामिन H को विटामिन B7 के नाम से जाना जाता है और विटामिन B7 का ही रासायनिक नाम बायोटीन होता है। तो विटामिन H का भी रासायनिक नाम क्या हुआ? बायोटीन। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है। तो फ्रेंड्स, मनुष्य के शरीर में पाचन की जो प्रक्रिया होती है ये आहार नाल में होती है। और फ्रेंड्स, आहार नाल का सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है ये छोटी आंत होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा छोटी आंत करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, छोटी आंत को हम स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। और बड़ी आंत को कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। और फ्रेंड्स, ये जो यकृत होता है, यकृत को हम इंग्लिश में कहते हैं लीवर। चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे देती हूँ। जैसे छोटी आंत जो होती है फ्रेंड्स, इसकी लंबाई भी कभी पूछ ली जाती है। तो इसकी जो लंबाई होती है ये 6.5 मीटर होती है लगभग। और फ्रेंड्स, बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर होती है फ्रेंड्स। और हमारी जो संपूर्ण आहार नाल होती है ये लगभग 9 मीटर लंबी होती है, आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितने मीटर लंबा होता है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा मुख है और ये नीचे हमारा एनस होता है। तो फ्रेंड्स, मुंह से गुदा तक जो पूरी लंबाई होती है इसको हम आहार नाल कहते हैं और हमारी आहार नाल लगभग 9 मीटर लंबी होती है। मैंने अभी आपको बताया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 9 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो फ्रेंड्स, जो एनीमिया रोग होता है ये विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर B12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो एनीमिया रोग होता है इसे हम अपनी भाषा में खून की कमी कहते हैं फ्रेंड्स। लेकिन हमारे शरीर में खून की यानी रक्त की कमी नहीं होती है। हमारे रक्त में RBCs की मात्रा जो होती है फ्रेंड्स, हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं इनकी मात्रा कम हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एनीमिया रोग। अगर क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है एग्जाम में कि रक्त में RBCs की मात्रा कम हो जाती है, इस रोग को क्या कहते हैं, तो आप जानते ही हैं आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा, एनीमिया रोग। तो फ्रेंड्स, जो विटामिन B12 होता है
इसमें कोबाल्ट की सर्वाधिकता होती है। किसकी होती है फ्रेंड्स? कोबाल्ट की, आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स जो विटामिन B12 होता है, इसका रासायनिक नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन। क्या होता है? साइनोकोबालामीन, आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स जो आरबीसीज होती हैं, हमारी रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं, इनका जो निर्माण होता है ये कहाँ पर होता है? तो ये हमारी अस्थि मज्जा में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अस्थि मज्जा को इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं, आप याद रखिएगा। कई बार बोन मैरो लिखा आ सकता है, तो आप जानते हैं आंसर क्या होगा हमारा, अस्थि मज्जा या बोन मैरो। फ्रेंड्स और ये जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसीज होती हैं, ये कहाँ पर जाके नष्ट होती हैं? तो ये हमारे प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाती हैं। फ्रेंड्स प्लीहा, जिसे हम तिल्ली भी कहते हैं, या इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इसे स्प्लीन कहते हैं, आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया कि आरबीसी कहाँ पर जाकर नष्ट होती हैं, आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? तो ये होती है प्लीहा में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली लिखा आ सकता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जो भ्रूण अवस्था होती है हमारी, तो भ्रूण अवस्था में फ्रेंड्स जो आरबीसी का निर्माण होता है ये हमारी यकृत लीवर में होता है। ये भी आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो आप याद रखिएगा कहाँ होता है, यकृत में होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्यूज तार में उपयोग होने वाली सामग्री का प्रतिशत कितना है? तो फ्रेंड्स फ्यूज तार में मुख्यतः दो सामग्री का यूज़ होता है, जो कि होती हैं सीसा और टिन। तो फ्रेंड्स सीसा का जो परसेंट होता है ये हमारा 67% होता है, और फ्रेंड्स टिन का प्रतिशत होता है ये 33% होता है। तो इस प्रकार मिलाकर ये कितना हो जाता है? 100% हो जाता है। फ्रेंड्स तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, 67% सीसा और 33% टिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये जो फ्यूज तार होता है इसका जो गलनांक होता है वो बहुत कम होता है, और इसका प्रतिरोध जो होता है वो सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैंसर के उपचार के लिए किस उत्कृष्ट यानी नोबल गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स कैंसर का जो उपचार होता है, रेडियोथेरेपी होती है, उसमें रेडॉन गैस का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर रेडॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल R स्मॉल n होता है, रेडॉन ऐसे लिखा जाता है। और फ्रेंड्स इसका जो परमाणु संख्या होती है इसकी जो, वो होती है 86 होती है। फ्रेंड्स इस गैस का यानी ये जो नोबल गैस है इसका उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में, रेडियोथेरेपी में इसका यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स अब हीलियम गैस है, इसके भी कई उपयोग एग्जाम में सीधे क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं कि गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है? तो गुब्बारों में हीलियम गैस भरी होती है। फ्रेंड्स एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि गोताखोर सांस लेने के लिए सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण लेकर जाते हैं? तो फ्रेंड्स हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण गोताखोर सांस लेने के लिए सिलेंडर में भरकर ले जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा हीलियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स साथ ही मैं दोनों और गैसों का आपको उपयोग बता देती हूँ, क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। जैसे नियॉन गैस है तो इसका उपयोग विद्युत संकेतों में किया जाता है। और फ्रेंड्स जो आर्गन गैस है हमारी, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो विद्युत बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन दोनों गैस मिलकर भरी जाती हैं। फ्रेंड्स आर्गन का उसमें परसेंटेज होता है 93%, और फ्रेंड इसके साथ में 7% नाइट्रोजन गैस को मिलाकर भरा जाता है विद्युत बल्ब में। चलिए फ्रेंड्स तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? रेडॉन आंसर है। कैंसर के उपचार में रेडॉन गैस का उपयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है? तो फ्रेंड्स मरकरी और जस्ते के मिश्रण को अमलगम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मरकरी और जस्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स अमलगम का जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है? तो खोखले दांतों को भरने के लिए अमलगम का प्रयोग किया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि खोखले दांतों को भरने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप याद रखिएगा अमलगम का प्रयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मनुष्य के शरीर में पित्त रस जिसे हम क्या कहते हैं? वाइल जूस, ये कहाँ से उत्पन्न होता है? तो फ्रेंड्स ये कहाँ उत्पन्न होता है? तो ये यकृत में उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यकृत हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स पित्तरस होता है ये खाने को पचाने में हमारी सहायता करता है। और फ्रेंड्स पित्तरस का जो pH मान होता है एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये होता है 7.7। फ्रेंड्स 7.7 से आप यहाँ पर क्या समझते हैं?
फ्रेंड्स ये अम्लीय होगा या क्षारीय? तो फ्रेंड्स प्लीज़ जल्दी से जल्दी यहाँ पर आप कमेंट करिए कि ये अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। तो फ्रेंड्स 7.7 जो हमारी वैल्यू है ये क्षारीयता को दर्शाती है। फ्रेंड्स अब पीएच मान के बारे में मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि 0 से लेकर 7 की जो वैल्यू होती है ये अम्लीयता को दर्शाती है, और 7 से लेकर 14 तक की जो वैल्यू होती है ये क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। तो हमारे यहाँ पे जो पित्तरस है इसकी वैल्यू है 7.7, तो ये कैसा द्रव होगा? तो ये क्षारीय द्रव होगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स जो बैटरी का आविष्कार है ये वोल्टा ने किया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर वोल्टा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वोल्टा जो है इनका पूरा नाम है एलेजांद्रो वोल्टा, ठीक है फ्रेंड्स, और इन्होंने सन 1800 में बैटरी का आविष्कार किया था, आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स बढ़ जाते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने वाले उपकरण को हम कहते हैं ट्रांसफार्मर। फ्रेंड्स ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने का काम करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ट्रांसफार्मर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे ये है, चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो जो चुंबकीय फ्लक्स है इसे वेबर में नापा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर वेबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ये कैसी राशि है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स सदिश राशि है या अदिश राशि है? तो आप याद रखिएगा ये कैसी राशि है? तो ये अदिश राशि है। इसके मापन के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना गोल्ड किस अम्ल में घुलता है? तो फ्रेंड्स जो गोल्ड होता है ये अम्लराज में घुलता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी अम्लराज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जो अम्लराज होता है ये दो अम्लों नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर बनता है। तो फ्रेंड्स ये नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम HCl से दर्शाते हैं और नाइट्रिक अम्ल को हम HNO3 से प्रदर्शित करते हैं। तो HNO3+3 इंटू HCl होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है फ्रेंड्स ये। फ्रेंड्स नाइट्रिक अम्ल को हम HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम HCl से प्रदर्शित करते हैं। फ्रेंड्स इसलिए इसको नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एक्वारेजिया कहते हैं। फ्रेंड्स याद रखिएगा आप नाम, एक्वारेजिया हम किसे कहते हैं? तो नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहते हैं। और फ्रेंड्स इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ये HNO3+3 HCl होता है। फ्रेंड्स बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कैंडेला करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये जो केल्विन है ये ताप का मात्रक है, और फ्रेंड्स ल्यूमेन है ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, और जो डेसिबल होता है ये ध्वनि तीव्रता का मात्रक है। तो फ्रेंड्स मैंने एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 4 चीज़ों के मात्रक बता दिए, आप याद रखिएगा। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, केल्विन होता है ताप का, याद रखिएगा आप, ल्यूमेन होता है ये होता है ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है, और फ्रेंड्स डेसिबल होता है ये ध्वनि का मात्रक होता है, याद रखिएगा आप। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, एंगस्ट्रॉम किसको अभिव्यक्त करने की इकाई है? तो फ्रेंड्स एंगस्ट्रॉम जो होती है ये लंबाई को व्यक्त करने की इकाई होती है। तो हमारा यहाँ सी ऑप्शन लंबाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। फ्रेंड्स एंगस्ट्रॉम को हम यहाँ पर A के ऊपर डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साबुन को पानी में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड्स जल का जो पृष्ठ तनाव होता है ये घट जाता है, जिसके कारण झाग उत्पन्न होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है घट जाता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ जो पृष्ठ तनाव है इससे एक क्वेश्चन है जो एग्जामिनर का फेवरेट होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पानी की जो बूंदें होती हैं ये गोल क्यों होती हैं? तो आप याद रखिएगा आंसर हमारा क्या होगा, ये पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। चलिए फ्रेंड्स अभी तक के हमारे क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दें। फ्रेंड्स जिसने भी लाइक नहीं किया है जल्दी से जल्दी लाइक कर दें। फ्रेंड्स आप इसे साथ में शेयर भी करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ, और एजुकेशन से रिलेटेड आपके जितने भी ग्रुप हैं टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, फ्रेंड्स इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
फ्रेंड्स साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। फ्रेंड्स साथ ही आप हमारी प्लेलिस्ट को भी विजिट करें। फ्रेंड्स प्लेलिस्ट में आप हमारी आरआरबी ग्रुप डी की जो प्लेलिस्ट है इसको विजिट करें। फ्रेंड्स करंट अफेयर की प्लेलिस्ट है, इसको विजिट करें। फ्रेंड्स आरआरबी ग्रुप डी की जो प्लेलिस्ट है इसमें हम मॉडल पेपर और हमारे प्रैक्टिस सेट लगवा रहे हैं फ्रेंड्स, जिससे आपकी तैयारी का भी आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। और फ्रेंड्स उसमें हमारा जो टारगेट है वो करंट अफेयर, जनरल साइंस और जो हमारा जीके होता है, इन तीनों टॉपिक के हम क्वेश्चन उसमें लेकर आते हैं। फ्रेंड्स वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस रहने वाले हैं। आप फ्रेंड्स अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ज़रूर देखिए, वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स तो बढ़ जाते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध निकलने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है। तो फ्रेंड्स दूध निकलने के लिए उत्तरदायी हार्मोन जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीटोसिन हार्मोन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये कहाँ से स्रावित होता है, तो फ्रेंड्स ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है, आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, तो इसको लव हार्मोन भी कहते हैं, आप याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लव हार्मोन के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को जाना जाता है। फ्रेंड्स इसके जो बेसिक से प्रयोग हैं हम उनको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हार्मोन है हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये गर्भवती महिलाओं और दुधारू पशुओं को प्रसव के समय पर दिया जाता है ताकि इनकी जो डिलीवरी होती है वो आसानी से हो सके। फ्रेंड्स प्रसव के बाद खून बहने से रोकने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, किस हार्मोन का, हमारे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। फ्रेंड्स बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध स्त्रावण का आरंभ क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स जो दूध स्त्रावण का आरंभ होता है इसको हम कहते हैं लैक्टोजेनेसिस। क्या कहते हैं, लैक्टोजेनेसिस। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए लैक्टोजेनेसिस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेड डेटा बुक किन खतरे से स्थित प्राणियों की लिस्ट होती है। तो फ्रेंड्स ये जो रेड डाटा बुक होती है ये जानवर, पेड़ और फुंगी इन सभी से रिलेटेड होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स रेड डेटा बुक जानवर, पेड़ और फुंगी की लिस्ट होती है जो खतरे में विलुप्त होने की कंडीशन में जारी होती है। और फ्रेंड्स जो रेड लिस्ट होती है ये IUCN किसके द्वारा, IUCN के द्वारा जारी होती है। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे थोड़ी जानकारी दे देती हूँ IUCN के बारे में। तो IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के द्वारा ये जो रिपोर्ट होती है ये जारी होती है। और ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण जो संघ है इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, और इसका जो मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर है ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम का फ्रेंड्स बहुत अच्छे से आकलन किया है और फिर मैंने इन क्वेश्चन को फ्रेंड्स यहाँ पे तैयार किया है। फ्रेंड्स ये आपके लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन दिवस मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई थी। तो फ्रेंड्स ओजोन दिवस मनाने की जो घोषणा है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हुई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वर्ल्ड ओजोन डे हर साल कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है, तो याद आपका आंसर होगा ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है यह 16 सितंबर 1987 को जारी हुआ था। कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 को हुआ था, जिसमें कई देशों ने सिग्नेचर किए थे। आप ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो फ्रेंड्स जो मानव रक्त होता है ये तरल संयोजी ऊतक होता है। और फ्रेंड्स इसको इंग्लिश में ही हम फ्लूइड कनेक्टिविटी टिश्यू कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये ऑप्शन नंबर ए और बी यहाँ पर दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन सी को सही लगा देंगे और प्रयुक्त दोनों, क्योंकि तरल संयोजी ऊतक को ही हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्रेंड्स इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ये हमें कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर एग्जाम में देते हैं ताकि हमारा वो 1 नंबर चला जाए, लेकिन अगर हम जानते हैं तो फ्रेंड हम यहाँ पे स्मार्टनेस हमारी दिखाएंगे और फ्रेंड्स हम ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर सही लगा देंगे और वो जो 1 नंबर है वो हमारा कहीं नहीं जाएगा।
चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट 24 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए लकड़ी पर किसका लेपन किया जाता है? तो फ्रेंड्स, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए हम जिंक क्लोराइड का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जिंक क्लोराइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब जिंक क्लोराइड है, इसका रासायनिक सूत्र एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप याद रखना ZnCl2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दूरी को मापने में प्रयोग की जाने वाली इकाई है। तो दूरी को मापने में प्रयोग की जाने वाली जो इकाई है फ्रेंड्स, हम खगोलीय इकाई में भी नापते हैं दूरी को, प्रकाश वर्ष भी दूरी की इकाई है, और फ्रेंड्स पारसेक भी है। तो हमारा उपरोक्त डी, उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब खगोलीय इकाई क्या होती है, प्रकाश वर्ष, और पारसेक क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो खगोलीय इकाई होती है जिसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, ये सूर्य और पृथ्वी के मध्य औसतन दूरी को खगोलीय इकाई हम यहाँ पर कहते हैं। और फ्रेंड्स, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाता है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितने मीटर होता है? तो आप याद रखिएगा 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा प्रकाश वर्ष, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लाइट ईयर। फ्रेंड्स, ये एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो फ्रेंड्स, एक लाइट ईयर या एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। फ्रेंड्स, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है और आगे आने की प्रोबेबिलिटी भी इसकी बहुत ज़्यादा है कि एक प्रकाश वर्ष यानी 1 लाइट ईयर बराबर कितने मीटर होता है। तो आप याद रखिएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर एक लाइट ईयर होता है। और ये भी पूछा जाता है कि ये जो प्रकाश वर्ष है ये किसकी इकाई है? तो आप याद रखिएगा दूरी की इकाई है। फ्रेंड्स, थर्ड है पारसेक। फ्रेंड्स, जो पारसेक होती है यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। और फ्रेंड्स, एक पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होती है ये। फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो तीनों इकाई हैं ये कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कमेंट करके। फ्रेंड्स, हास्य गैस जो होती है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाफिंग गैस, इसका रासायनिक सूत्र आपको बताना है। फ्रेंड्स, एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ ये चैलेंजिंग क्वेश्चन के रूप में दिया है। तो आपको इसका जो रासायनिक सूत्र है वो यहाँ पर बताना है, और इसका जो नाम है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, ये भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है फ्रेंड्स। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से जल्दी फ्रेंड्स लाइक कर दें। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी लाइक कर दें, इसे अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ जल्दी से जल्दी शेयर कर दें। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जो कि घंटी का सिंबल होता है उस पर ज़रूर क्लिक कर दें फ्रेंड्स, ताकि आपसे हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। और फ्रेंड्स, साथ ही आप हमारी प्लेलिस्ट को भी विजिट करें, मैंने आपको बता दिया है अभी प्लेलिस्ट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं फ्रेंड्स, तो आप बिल्कुल भी ना चूकें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।